नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी जीत का जेवर। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव रखेंगे। जेवर उस इलाके में है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अहम हिस्सा है और जहां किसान आंदोलन का जोरदार असर रहा। चुनाव से पहले जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास को बीजेपी के एक बड़े सियासी मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जाना गलत नहीं होगा। पहले राजनाथ सिंह और फिर मायावती का ड्रीम प्रोजेक्ट अब बीजेपी पूरा कर रही है। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और इसके साथ ही दिल्ली देश का पहला शहर बन जाएगा जहां 70 किलोमीटर की रेंज में अब 3 एयरपोर्ट होंगे और इसके निर्माण में 29,650 करोड़ रुपए खर्च होंगे और यहां एक साथ 178 विमान खड़े हो सकेंगे। इनमें 2 इंटरनेशनल होंगे। प्लान के मुताबिक पहली फ्लाइट यहां से सितंबर 2024 में उड़ेगी और जेवर एयरपोर्ट बन जाने से दिल्ली एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक लोड कम हो जाएगा। रोजाना करीब 35,000 यात्री दिल्ली से नोएडा एयरपोर्ट की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये इसकी खासियत है। बर्डन किस तरीके से कम होगा जेवर एयरपोर्ट बनने से, ये हम आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने इस वक्त और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगी, साथ ही मेरे सहयोगी भी जुड़ेंगे। लेकिन इस वक्त प्रभाकर मिश्रा जो कि जेवर एयरपोर्ट के अंदर ही हैं, जहां पर मुख्य कार्यक्रम है, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। प्रभाकर मिश्रा, भव्य तैयारियां की गई हैं, बड़ा कार्यक्रम है, बड़ा मैसेज जाएगा। जरा तस्वीर दिखाइए, आपके माध्यम से दर्शक देखना चाहते हैं पीएम के आने से पहले। विपनेश, मेरे ठीक पीछे भव्य मंच, हालांकि प्रधानमंत्री जहां जाते हैं भव्यता होती ही होती है और इसके पहले इतिहास में शायद ही किसी के प्रधानमंत्री के कहीं आगमन पर इतनी बड़ी तैयारियां होती हों, चाहे वो अलीगढ़ की तैयारी हो या कुशीनगर की तैयारी हो। और ये तो खास मौका है क्योंकि इस एयरपोर्ट के बनने के बाद दुनिया में भारत का नाम ऊंचा होने वाला है, इसलिए कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। तो इसको इस तरह से भी समझने की जरूरत है, जैसा आप बता रही थी कि इसके मायने क्या है। इसके 2 मायने हैं, एक तो आर्थिक मायने हैं, एक दूसरा एक राजनीतिक मायने है। आर्थिक मायने ये कि उत्तर प्रदेश का 5वां एयरपोर्ट होगा, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। और एयरपोर्ट होने से केवल एयरपोर्ट नहीं आता है, उससे जो उस क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आर्थिक विकास होगा। और इसके मायने क्या है? उसके मायने ये हैं कि वो इलाका है जहां पर किसान आंदोलन का सर्वाधिक प्रभावित होने वाला इलाका है। कृषि कानूनों से सबसे ज्यादा गुस्सा, सबसे ज्यादा आक्रोश इस इलाके में था और चूंकि कृषि कानून वापस ले लिया गया है, लेकिन क्या उसके बाद गुस्सा कम हुआ है क्या? तो अगर गुस्सा कम नहीं हुआ है तो प्रधानमंत्री जब यहां इस मंच से अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को, अपने मतदाताओं को संबोधित करेंगे, जैसे कहेंगे कि भाइयों बहनों मित्रों, तो हो सकता है कि वो गुस्सा कम हो जाए, हो सकता है। और जैसे वो गुस्सा कम होगा, उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में उसका असर होगा वोट के तौर पर। तो पहली दूसरी बात एक और महत्वपूर्ण यह है कि यहां से केवल उत्तर प्रदेश की जनता को संबोधित नहीं करेंगे, यहां से देश को भी संबोधित करेंगे। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है 2001 से चर्चा में आया, लेकिन किसी न किसी वजह से टलता रहा। जब तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह का ये कंसेप्ट था और तात्कालिक वजहों से, अलग अलग वजहों से ये नहीं होता रहा, तो अब उसे ये भी बताने की कोशिश होगी कि बीजेपी ने सोचा और बीजेपी ने ही कर दिखाया। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश। तो कुल मिलाकर ये कि यहां से, और एक बात आपने एक बात और कही कि हो सकता है, इस बात की भी संभावना है कि यमुना एक्सप्रेसवे का नामकरण हो, नाम बदला जाए और अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाए। तो कुल मिलाकर ये कि उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के अपने अपने मायने हैं। इसके अलग अलग इस पर बातें होंगी, अलग अलग सियासतें होंगी, लेकिन मैं तो इतना ही समझता हूं कि चुनाव के पहले या चुनाव के बाद अगर निर्माण का कोई काम होता हो, विकास का काम होता है, तो उसका स्वागत करना चाहिए, उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। और यहां पर इस एयरपोर्ट के आने से इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि एयरपोर्ट के आसपास के इलाके में पर्यटन का क्षेत्र, होटल इंडस्ट्री, तमाम चीजें, बिजनेस हब, ये तमाम चीजें होंगी। और फायदा किसको होगा? तो फायदा इसके सराउंडिंग के लोगों को होगा। इसलिए आज इस इलाके के लिए एक अलग तस्वीर, आज ही के बाद तस्वीर बदलनी शुरू हो जाएगी। और जैसा आपने कहा कि 2024 के पहले 2024 में यहां से फ्लाइट टेक ऑन टेक ऑफ करना शुरू करी, तो मतलब ये हुआ कि उसी समय आज से विकास की नींव रखी जाएगी और 2024 में जब यहां से यातायात शुरू होगा,
यहाँ से फ्लाइट शुरू होंगी तो इस क्षेत्र की काया पलट हो जाएगी। तो उसी हिसाब से यहाँ तैयारियां हैं। बताया जा रहा है बीजेपी की माने तो करीब 2.5 लाख लोगों को यहाँ पर आना है और उसी तरह की भव्यता, उसी तरह की तैयारियां थोड़ी देर पहले यहाँ पर लोक गायक। ओके प्रभाकर, आपके माध्यम से हम उस बड़ी रैली की भी तस्वीर देखेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है ये अब तक की सबसे बड़ी रैली होने जा रही है उत्तर प्रदेश में। मैं लौट हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी स्पोक्स पर्सन समीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन सुरेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन विजय राठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मेरे सहयोगी राजीव रंजन आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जेवर रोड पर मौजूद हैं। राजीव, 20 साल लगे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो जनता थी उनका सपना 20 साल पहले एक प्रपोजल लेके आए राजनाथ सिंह, थोड़ा आगे बढ़ाया मायावती ने, फिर बीच में मुलायम सिंह आए, आगरा शिफ्ट कराने की कोशिश की गई और अब योगी सरकार में शिलान्यास हो रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए विपनेश, दरअसल इसका मामला और पीछे जाता है। ये 3 दशक पुरानी कोशिशें हैं। 1993 में जब मुलायम सिंह और कल्याण सिंह की सरकार थी, उन दिनों 90 के दशक में, उन दिनों में एक मांग बहुत तेज थी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की दृष्टि से आगरा और मथुरा बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। और यहाँ अगर आप देखें कोरोना के पहले, मैं इस वक्त यमुना एक्सप्रेसवे पर हूँ, कोरोना के पहले अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे पे जाते गाड़ी से तो हर चौथी पांचवी गाड़ी में विदेशी टूरिस्ट बैठा होता था और वो आगरा ताजमहल या मथुरा देखने के लिए जाया करता था। तो बड़ी संख्या में तीर्थयात्री और टूरिस्ट उत्तर प्रदेश आते रहे और उसके लिए सरकारों ने प्रयास किया है। लेकिन सबसे गंभीर प्रयास, जितना मुझे जानकारी है और मैं जितने दिनों से देख रहा हूँ, मुझे इसके सारे डेवलपमेंट पता है, तो इसके लिए जब मायावती की सरकार यहाँ पर आई, चूंकि वो नोएडा की रहने वाली थी, तो उनका ज़्यादा स्पेशल इंटरेस्ट था नोएडा के विकास के लिए। ये यमुना एक्सप्रेसवे जिस पर मैं खड़ा हूँ, जब ये उन दिनों हम लोग यहाँ फ्लैट लेने आया करते थे विपनेश, तो लोग सारे बिल्डर यही बताते थे कि यहाँ फार्मूला 1 रेसिंग शुरू हो रहा है, यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा और यमुना एक्सप्रेसवे बन रहा है जो देश का सबसे शानदार एक्सप्रेसवे होगा। और यही कह करके बहुत भारी रेट में बिल्डर्स ने लोगों को फ्लैट बेचे थे उन दिनों। मैं भी आया था उन दिनों देखने के लिए। तो ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात है, मुझे पक्का मुझे याद नहीं आ रहा उस अधिकारी की बाइट, मतलब ऑन रिकॉर्ड सरकार ने कहा था कि केंद्र सरकार ने जेवर एयरपोर्ट बनाने की अनुमति बसपा गवर्नमेंट को, मायावती गवर्नमेंट को नहीं दी। उसका कारण ये था कि केंद्र सरकार का ये कहना था कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 150 किलोमीटर के दायरे में दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनाया जा सकता और इसलिए मायावती की सरकार में ये जेवर एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट जो है फाइलों में बंद हो गया। 2012 में जब से फार्मूला, मैं थोड़ी सी बात इसलिए बता रहा हूँ दर्शकों को पता चले कि ये फार्मूला 1 रेसिंग भी मायावती की सरकार में शुरू हुआ, एक रेस हुई, उसके बाद बंदी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का अखिलेश सरकार में भी कोशिश की गई, लेकिन उनको जमीन नहीं मिली। 2014 में फिर बीजेपी की सरकार बन गई। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कहते हैं ना कि डबल इंजन की सरकार, उसका ये साकार रूप देखने में आ रहा है कि जेवर एयरपोर्ट जैसे ही उत्तर प्रदेश की सरकार बनी, वैसे ही यहाँ जमीन अलॉट हुई और वैसे ही वो सारी आपत्तियां जो पुरानी केंद्र सरकारों ने रखी थी, वो सारी दरकिनार कर दी गई और एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दी गई और यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास हो रहा है। प्रभाकर ने बिल्कुल सही कहा, ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और सबसे बड़ी बात है कि मथुरा, वृंदावन और आगरा, इसका विकास जितना तेजी से होगा, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, अंतर्राष्ट्रीय मानक ये है कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कम 1 लाख लोगों को सीधे रोजगार मिलता है। तो ये क्षेत्र जो है निश्चित तौर पर इसके विकास का पहिया इतनी तेजी से घूमेगा जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। और यहाँ जो लोग उन दिनों प्रॉपर्टी फ्लैट खरीद करके पछताने लगे थे कि हम तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट सोच करके आए थे, हम तो फार्मूला 1 रेसिंग करके आए थे, उनके चेहरे पर भी मुस्कान आएगी जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएगा। जो अप्रिसिएशन उनके फ्लैट, उनकी ज़मीनों का पिछले 10 साल में नहीं हुआ है, वो धड़ल्ले से उनकी भी कीमत बढ़ेगी, तो उनके चेहरे पर भी खुशी। तो राजीव, हम आईजीआई तो आप नहीं जाएंगे 2024 में फ्लाइट पकड़ने, आपके लिए तो सहूलियत हो जाएगी, यहीं से फ्लाइट पकड़ के आप उड़ जाएंगे, आपके लिए तो समय बच जाएगा।
देखिए, इंटरनेशनल फ्लाइट तो वैसे भी हम कम ही पकड़ा करते हैं। हम तो गांव कस्बों में जाते हैं और हम गाड़ी से ही चलने वाले आदमी हैं। बहरहाल कभी मौका मिलेगा तो नज़दीक है। और मैं अभी बता दूं, विपनेश की जो देश के उड्डयन मंत्री है, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी मोबाइल में कुछ देखते सड़क रास्ते इसी से गए। और एक बात है, जब भी किसी को यमुना एक्सप्रेसवे से जाना होता है या उस रास्ते पे जाना होता है तो लोग इस एक्सप्रेसवे पर सफ़र करना बहुत पसंद भी करते हैं। अद्भुत कमाल का ये एक्सप्रेसवे है। लखनऊ तक की यात्रा बहुत सुखद रहती है। तो कुल मिलाकर के ये कि पीछे की सरकारों ने माना चाहे जाना, ये झगड़ा कि किसका प्रोजेक्ट था, किसने बनवाया और किसका ये था, इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि कोई अपने परिवार के, अपने घर के पैसे से बनवाता नहीं। ये जनता का पैसा है। जनता आपको चुनती है, आपकी सरकार बने, आपको सुविधा देना उसका काम है। तो आज ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। और सियासत की बात जो पैनल में बैठे लोग हैं करेंगे, उसमें शामिल हुआ जाएगा। बिल्कुल। और राजीव, अभी जिस यमुना एक्सप्रेसवे पर आप खड़े, हो सकता है कि आज इसका नाम बदल जाए, यमुना एक्सप्रेसवे ना रहे। मैं आती हूं आपके पास। समीर जी, ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक की तरह देख रहे हैं आप? एक तीर से कई निशाने साधेंगे इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए? देखिए विपनेश जी, माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के अंदर निरंतर विकास की गति को आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे वो कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, चाहे अयोध्या में बनने वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, चाहे आज जेवर के अंदर शिलान्यास हो रहा है। निश्चित रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के विकास के रास्ते खुलेंगे। जो उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली और उसके एयरपोर्ट पर उतरते थे, उनका कम से कम 1.5 से 2 घंटा, चाहे उनको लखनऊ जाना हो, आगरा जाना हो, कहीं भी उत्तर प्रदेश के किसी क्षेत्र में जाना हो, बचेगा। हम सबका सौभाग्य है कि माननीय मोदी जी और योगी जैसा नेतृत्व हमको मिला है। आदरणीय योगी जी ने नोएडा के विकास को, नोएडा की तरक्की को प्राथमिकता दी। और आप देखेंगे विपनेश जी कि माननीय योगी जी ने नोएडा के भ्रम को भी तोड़ा। कोई भी मुख्यमंत्री नोएडा इस नाते नहीं जाता था, बटन से लखनऊ से शिलान्यास करता था कि हम नोएडा जाएंगे तो हट जाएंगे। लेकिन योगी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद नोएडा के अंदर गए, नोएडा का विकास, जेवर का विकास, ग्रेटर नोएडा का विकास, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास की इबारत लिखी। आज मेरठ जाना आसान हो गया। दिल्ली से मेरठ की कनेक्टिविटी हमारी सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो भी कनेक्टिविटी बनी है। और जेवर एयरपोर्ट भी इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा उत्तर प्रदेश के विकास के लिए। हम एक नहीं, हम 4 एयरपोर्ट बना रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश की तरक्की और विकास की लाइन खींच रहे हैं, इतनी बड़ी लाइन खींच रहे हैं कि आने वाले दिनों में। चौथा कौन सा उत्तर प्रदेश में? एक तो अयोध्या का बन रहा है, कुशीनगर का आपने कर दिया आप कंप्लीट, और तीसरा ये 2 तो पहले ही थे, 2012 तक हमें मिल गए थे, वाराणसी और लखनऊ का एयरपोर्ट तो हमें मिल गया था। बाकी हमने इलाहाबाद प्रयाग को प्रारंभ किया है, हमने बरेली से भी कानपुर से भी उड़ानें प्रारंभ की है, हमने बरेली से भी उड़ानें प्रारंभ की है। और निश्चित रूप से आगे चल के प्रयाग और एक तरह से अयोध्या एक बड़ा धार्मिक सेंटर है। और हम इन दोनों एयरपोर्टों को विकसित करके उत्तर प्रदेश की जनता को सुविधा मुहैया कराएंगे। कुल मिलाकर 5 यानी कि 3 पर इनिशिएटिव आपने लिया है, 2 पहले ही उत्तर प्रदेश को मिल चुके थे। मैं आ रही हूं समीर जी। राठी जी, विजय राठी जी, सवाल मेरा ये है कि एक तरफ विकास है, दूसरी तरफ आपका गठबंधन है, कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए विपनेश जी, विकास किस तरफ है? विकास तो उस तरफ कहीं भी नहीं है। इनको 5 साल से उत्तर प्रदेश नजर नहीं आया क्या? आप मुझे एक चीज बताओ, ये शिलान्यास करते हैं, ये लोकार्पण किस चीज का करेंगे? शिलान्यास का शिलान्यास इन्होंने, देखिए मैं एक एक चीज बताऊंगा। अलीगढ़ में 4.5 ईंट रखी यूनिवर्सिटी की, जबकि इनके घोषणा पत्र में था इन्हें 5 साल पूरे होने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। 10 इन्होंने 4.5 ईंट रखी है अलीगढ़ में, 4.5 ईंट रखी आजमगढ़ में। उसके बाद ये जुमलों की पार्टी है। आपने खुद गिना दिए कितने एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट का वही हाल है जो मेडिकल कॉलेज का। मेडिकल कॉलेज पे इनके प्रवक्ताओं को, इनके नेताओं को, सांसदों को, विधायक को, मुख्यमंत्री, यहां तक कि प्रधानमंत्री को नहीं पता उत्तर प्रदेश पे कितने मेडिकल कॉलेज थे। इन्होंने कहा कि 12 थे, 48 हो गए, 4 गुना बढ़ा दिए। 9 का उद्घाटन किया जिनमें अभी तक प्लास्टर भी नहीं हुआ। मशीनें, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ तो छोड़ दीजिए, इसलिए विकास की आप बात करती है। 5 साल में 70 लाख रोजगार यूपी में वादा किया था, अब पूछे कहां बने?
500 करोड़ का अब बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर छात्रवृत्ति फंड कहां बना, पूछिए इनसे। 14 दिन में गन्ने का भुगतान 12,500 करोड़ बकाया है। और यह भी कहा था इन्होंने कि उससे पिछले सीजन का सरकार बनती 120 दिन में, बताइए कहां पूरा किया। और प्रधानमंत्री की आप वो रैली आप याद कीजिए ना, वीडियो, जिसमें कहा था उत्तर प्रदेश में जैसी सरकार बनेगी, मित्रों पहली कैबिनेट में मैं मुख्यमंत्री से 75 जिलों में चौधरी चरण सिंह के नाम पे कोष बनवाऊंगा। और कोष कितने का? 500, 700, 1000 करोड़ का। बताइए कहां है वो कोष? ये झूठ की सरकार है और इन्हें झूठ बोलते हुए अब भी शर्म नहीं आती है, विकास की बात करते हैं। आप ये देखिए, इनका सिर्फ विश्वास एक ही चीज में, वो है नाम बदलने में, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने खुद अपना नाम बदल रखा है। उससे अलग मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने, बीजेपी सरकार ने मैनिफेस्टो में कहा था 20,000 करोड़ का सिंचाई फंड बनाएंगे। बताइए अगर 1 करोड़ का भी सिंचाई फंड बनाओ इन्होंने, और सिंचाई पे ये योजना लाने वाले हैं कि जो ट्यूबवेल है उन पे मीटर लगाएंगे, किसानों की कमर तोड़ने का काम करते हैं। और जिस तरीके से ये बात करते हैं एयरपोर्ट की, दूसरे का काम फीता काटना और उसको देखना जाकर के कि भाई बेचने में कितना बढ़िया होगा। आप मुझे बताइए, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आजकल वो बात नहीं करते। मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, आजकल वो भी नहीं करते। चीन को लाल आंख दिखाने वाली चीजें। हम अगर विदेश नीति में भी जितने फेल इस सरकार में हुए, मैं बता दूं आपसे, हम कभी नहीं हुए। मुझे तरस आता है इस सरकार पे। आप देखिए क्या क्या रिपोर्ट है, अरुणाचल प्रदेश में गांव बस रहे हैं, नेपाल जमीनें कब्जा रहा, हमारे डेली जितने सैनिक हैं वो लहूलुहान होकर के उनके शव आ रहे तिरंगे में लिपट करके। लेकिन इनको किसी चीज से गुरेज नहीं है। और चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो आप इसलिए कह रहे हैं विकास वाली नहीं, शिलान्यास वाली प्रधानमंत्री सरकार है, राइट? आप यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए मैं कहता हूं सिर्फ 2 वर्ड में, झूठों की और जुमलों वाली। चलिए मैं इस पर जवाब लेती हूँ। समीर जी आती हूँ आपके पास। एक मिनट रुकिए राजीव साहब, आगे भी डिबेट को बढ़ाना है। मेरा सिर्फ एक सवाल। अच्छा ठीक है, ओके ओके, पूछिए जल्दी से, पूछिए जल्दी पूछिए। इनसे ये पूछिए एक प्रोजेक्ट जिसका इन्होंने शिलान्यास किया हो और लोकार्पण किया हो और वो पूरी तरीके से रनिंग। ठीक है, मैं पूछूंगी, इसका जवाब लूंगी, चाहे बिजली का हो या मेडिकल कॉलेज लूंगी। सुरेंद्र जी, मेरा सवाल यह है कि 10 साल केंद्र में आपकी सरकार रही, अगर आप इनिशिएटिव लेते तो ये एयरपोर्ट तब बन जाता, लेकिन आप नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते थे मायावती और मुलायम सिंह यादव की, राइट? देखिए विपनेश जी, ये सब हास्यास्पद क्वेश्चंस होते हैं, इनका कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि इतिहास का मूल्यांकन जब तक आप संपूर्ण रूप से नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। राजीव रंजन यहाँ पर बड़े वरिष्ठ पत्रकार खड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, आज आपको हास्यास्पद लग रहे होंगे क्योंकि जवाब नहीं है। अब बोलिए। नहीं रुकिए, मैंने सवाल सटीक पूछा है। नहीं, अगर आपने सवाल सटीक पूछा होता तो मैं हास्यास्पद नहीं कहता विपनेश जी, क्योंकि मुझे आपको भी ऐसा कहने में अच्छा नहीं लगा। 2 बातें हैं। राजीव रंजन यहां पर खड़े हुए हैं। जब देश की आजादी मिली थी ना, तो 1948 में हमारे पास 1760 करोड़ रुपए थे। उस वक्त भी आप कह सकती हैं कि साहब उस वक्त एयरपोर्ट क्यों नहीं किए, उस वक्त आपने सबमरीन्स क्यों नहीं की, उस वक्त क्यों नहीं किया। सच ये है कि वहां से लेकर के देश को जब हमने 2014 में छोड़ा तो 34 लाख करोड़ का बजट लेकर के छोड़ा है, भाजपा को देकर के छोड़ा है। तो जब हमने कमाया, जब हमने LIC बनाई, जब हमने बड़े बड़े बांध बनाए, IIM बनाए, IITs बनाए, हरित क्रांति की, दुग्ध क्रांति की, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए, तभी तो हम राइट टू इंफॉर्मेशन दे पाए, राइट टू फूड दे पाए, तभी तो एयरपोर्ट दे पाए, तभी तो हम उत्तरोत्तर विकास की प्रक्रिया का यह हिस्सा है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव रखेंगे। जेवर उस इलाके में है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अहम हिस्सा है और इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर बीजेपी का इसे मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, बस 1 मिनट में आती हूं। राजीव, ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है और सवाल यह है कि पहले भी तो ये काम हो सकते थे, चुनाव नजदीक हैं तभी ये सब किए जा रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दौरा नहीं कि चुनाव नज़दीक है। ये एयरपोर्ट के शिलान्यास की खबरें पिछले 6 महीने से आ रही थी, लेकिन बीच में कोरोना था और सारी चीज़ें थी और ये मुफीद समय कि देखिए कोई भी, ये भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, कोई भी, ये तो चुनाव लड़ने की ही पार्टियां हैं। इनको चुनाव लड़ना है, सामने सबसे बड़ा समर इनके सामने चुनाव है। उसको लड़ने के लिए जो कुछ भी तीर तर्कश आजमाए जा सकते हैं पार्टियां आजमाती ही हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी क्यों पीछे रहे, वो तो सबसे आगे है इन सब चीज़ों में। और उसकी सरकार है, इसका क्रेडिट लेने का उसका मौका है, और चुनाव के समय ये चीज़ें की जाएंगी तो लोगों को ज़्यादा रजिस्टर होती है। अगर आप 4 महीने पहले उद्घाटन कर देते हैं, शिलान्यास कर देते हैं, काम चलता रहता है, तो वो बातें अलग है। आज इस कार्यक्रम को खूब भव्य बनाया जाएगा, इसका खूब क्रेडिट योगी सरकार को प्रधानमंत्री देंगे, साथ ही साथ इस इलाके के विकास की संभावनाओं पर पूरा जोर डालेंगे, और साथ ही साथ वो कहेंगे कि सिर्फ वही और योगी सरकार है जो ये कर सकी है। तो ये तो दांव चला ही जाएगा। दूसरी बात ये है विपनेश की ये नोएडा जिला जो है, इसमें किसान आंदोलन जो कहा जाता है कि जाट किसान ज़्यादा आगे थे, जाटों की संख्या इस नोएडा में बहुत कम है, और जो गुर्जर गांव वहाँ पर ज़्यादा हैं, जहाँ पर जेवर एयरपोर्ट है, नोएडा में भी उनकी संख्या ज़्यादा है। ज़्यादा वो लोग पिछले 2-3 चुनाव में अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान उनका ज़्यादा रहा था। हालांकि मथुरा जाट बाहुल्य लोकसभा क्षेत्र है, फिर भी वहाँ के जाटों ने पिछले 3 चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, लेकिन अब परिस्थितियाँ अलग हैं। किसान आंदोलन की वजह से अब वो बात रही नहीं है। तो इस इलाके में चुनौती भी है। आप इसको सिर्फ जेवर तक ना देखें, आप इसको आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, हाथरस, ये सारे इलाके को आज प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि पिछले 2017 में जो सीटें उनकी हैं 22 में कुछ इजाफा हो, क्योंकि इस बार चुनौती बहुत है। ठीक है प्रभाकर, बस आती हूँ आपके पास। सुरेंद्र जी की बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी। सुरेंद्र जी, बीजेपी कह रही है हम विकास के नाम पर लड़ रहे हैं, विकास है हमारा सबसे बड़ा मुद्दा, तो कांग्रेस के पास क्या काट है इसकी? देखिए विपनेश, सच बात यह है कि विकास अगर इनके पास है तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लोगों को नजर भी आना चाहिए। 7 साल की केंद्र की सरकार हो गई है और 5 साल की जो है उत्तर प्रदेश की सरकार हो गई है। दोनों जगहों पर अगर इनका विकास नजर आएगा तो सभी लोगों को अच्छा लगेगा, हमें भी लगेगा। लेकिन जब हम विकास देखते हैं तो हमें कहीं दिखाई नहीं देता। ये जो विकास है एयरपोर्ट का, हमें उम्मीद है प्रधानमंत्री जी इस एयरपोर्ट को बना करके अडानी को या अंबानी को बेचेंगे नहीं, जैसे बाकी सारे हमारे एयरपोर्ट बनाए हुए उन्होंने बेच दिए हैं। कम से कम अपना एक एयरपोर्ट बनाया हुआ तो राष्ट्र के लिए रखेंगे, उसको इन लोगों के नाम नहीं करेंगे। ये हमारा एक प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है आपके आने से, क्या नाम, प्रधानमंत्री जी के आने से पहले, कि वो ये भी घोषणा करें कि इस एयरपोर्ट को हम, देश के इस एयरपोर्ट को हम किसी भी प्राइवेट कंपनी को नहीं बेचेंगे, और अगर बेचेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार का पैसा लग रहा है और प्राइवेट कंपनियों को बेचा जा रहा है। तो देश की संपत्ति बना करके अपने मित्रों को बेचना है तो इनका अपना एजेंडा होगा भाई, उसमें हमें कुछ नहीं कहना, हम तो इसका विरोध करेंगे। दूसरी बात, किसानों का मुआवजा पूरा दिया जाना चाहिए। तीसरी बात, आज आपने एक बहुत महत्वपूर्ण खबर दिखाई है, आपने कहा आईएनएस वेला आज राष्ट्र को समर्पित हो रही है। 2005 से बन रही थी, किसकी सरकार थी? तो ये सरकारों की बात नहीं है। विकास जो है कहीं ना कहीं उत्तरोत्तर प्रक्रिया का हिस्सा है। जो नेहरू जी ने छोड़ा वो लाल बहादुर शास्त्री ने पूरा किया, शास्त्री जी ने छोड़ा इंदिरा जी ने पूरा किया, इंदिरा जी ने छोड़ा राजीव जी ने पूरा किया, नरसिम्हा राव जी ने पूरा किया, और अटल बिहारी जी ने भी पूरा किया। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जब स्वर्णिम चतुर्भुज की बात आती है तो अटल जी का भी नाम आता है, और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। ठीक है समीर जी, बेच रहे हो तो इसको लेकर के इस तरीके की जो थेथराई वाली बातें करना है, मुझे लगता है उचित नहीं है। हमें तो ये कहना चाहिए मेडिकल कॉलेज के लिए भी कि मेडिकल कॉलेज, जिले अस्पतालों का नाम आपने मेडिकल कॉलेज रख दिया। 4500 डॉक्टर आज की डेट में होने चाहिए उत्तर प्रदेश में, 3600 खाली है। लेकिन सुरेंद्र जी 2006 की बात याद है आपको? मैं एक चीज मैं बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन जेएमआर को आपने ही दिल्ली एयरपोर्ट को 2006 में सौंपा था। किसने शुरुआत की थी? आज आप बीजेपी के लिए ऐसा बोल रहे हैं। मैं बोलना नहीं चाह रही थी इस बात को, लेकिन आपने शुरू की तो मैंने बोल दिया। हम जवाब देंगे। हाँ, आप आ रही हूँ आपके पास, समीर जी से ले लेती हूँ, फिर आपके पास आती हूँ। हम जवाब देंगे, हमारे पास जी आ रही हूँ आपके पास, समीर जी से जवाब ले लेती हूँ। समीर जी बोलिए। देखिए विपनेश जी, कांग्रेस के प्रवक्ता सदैव बैठ के झूठ बोलते हैं और इनके नेता भी झूठ बोलते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि साहब हमने विकास किया, वो फीता काट रहे। मैं पूछना चाहता हूं, जिस एक एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे की बात समाजवादी पार्टी करती है विपनेश जी, मेरे पास आगरा का वो अखबार है 2016 24 दिसंबर 2016 का, जिसने लिखा था कि एक्सप्रेसवे, मैं नहीं लिखा हूं, 24 दिसंबर 2016 के अमर उजाला अखबार ने आगरा के लिखा कि 60% ही काम हुआ है, अभी हम
एक्सप्रेसवे से जुड़े नहीं है, सिर्फ शिलान्यास और उद्घाटन हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, अरे क्यों झूठ बोलते हो टीवी पे तुम समीर जी, क्यों झूठ बोलते हो टीवी पे? अरे भाई ये सबने देखा है। एक अखबार हम दिखा दें आपके, 10 अखबार में दिखा दूं, 10 चैनल में दिखा दूं आपके, मैं 10 चैनल दिखा दूं। अरे भाई हाईवे तो आपका कंप्लीट नहीं हुआ, बात पूरी आपने यूनिवर्सिटी नहीं बनाई है, विजय जी रुक जाइए, आपने एक मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, रुक जाइए, मैं आपने एक आपकी हाईवे बात पूरा नहीं बनाया। सुन रहे हैं, उनकी बारी आई तो उन्होंने बोला, आप भी विजय जी आपकी बारी आई तब बोला। एक मिनट रुक जाइए सर, एक मिनट विजय जी बोलने दीजिए समीर जी को, एक एक करके बात करते हैं। दूसरा मेडिकल कॉलेज की बात हुई, समाजवादी पार्टी क्यों नहीं बताती कितने मेडिकल कॉलेज? आप पर आरोप ये है समीर जी कि वो कह रहे हैं कि जुमलों की सरकार है, ये सिर्फ फीता काटने वाली सरकार है, दूसरे के काम को अपना बताने वाली सरकार है। ये क्यों आप पर आरोप लग रहे हैं डे वन से? विपनेश सिर्फ नाम बदलने वाली सरकार है। अगर विकास है तो फिर ये आरोप सब क्यों लग रहे हैं आपके ऊपर? एम्स, वही तो बता रहा हूँ, एम्स हमने बनाया गोरखपुर का, रायबरेली का एम्स हमने चलाया, बंद पड़ी थी। मेडिकल कॉलेज हमने बनाए, 9 मेडिकल कॉलेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। और आपको याद दिलाना चाहता हूं विश्वसनीयता की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन का कार्यक्रम 1 महीने आगे बढ़ाया इस नाते कि एमसीआई का निरीक्षण नहीं हुआ था। हम सरकार का दुरुपयोग करना चाहते तो बिना निरीक्षण के भी उद्घाटन करा बस आ रही हूं मैं आपके पास। और 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ और 1000 सीट एमबीबीएस की बढ़ी। मैं सुरेंद्र राजपूत से पूछना चाहता हूँ, चलिए ठीक है समीर जी, ठीक है, वक्त की कमी है, मुझे विजय जी के पास में जाना है। विजय जी, ये सुरेंद्र जी ने एक अच्छी बात कही, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे कर रही हूँ कि जो सरकार करती है काम वो अगली सरकार बढ़ाती है, तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि तो हमारा काम है, जो सरकार आती है उस काम को आगे बढ़ाती है? विजय जी नहीं, हमने कोई, देखिए विप्लेश जी, मैं आपके सवाल के भी जवाब दूंगा और बीजेपी के प्रवक्ता है, हमने किसी काम को ये नहीं कहा कि ये हमारा, अगर किसी और का काम है कि ये हमारा काम। जो हमने शिलान्यास किया, लोकार्पण किया, हमने उसी को अपना। ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, अनपराडी, हरदुआगंज के थे, ओबरा के थे, मेजा के थे, जो पुरानी सरकार से चले थे, हमने कंप्लीट किया, हमने कभी नहीं बताए। हमने थर्मल पावर प्लांट वो अपने बताए जो यूनिट हमारे टाइम पे जिसका शिलान्यास हुआ, हमने शुरू की और कैपेसिटी बढ़ा करके कमीशन हुई हमारे टाइम पे। इनको तो यूनिट का नाम भी नहीं पता होगा। मैं बता दूं, इन्होंने शुरू में कहा था मेरठ की कनेक्टिविटी, मेरठ की कनेक्टिविटी। अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, तो मैं क्यों बता, विप्लेश जी को शांत कीजिए, इनको शांत कीजिए। समीर जी इन्होंने मेरठ की कनेक्टिविटी की बात करी, 50 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे, 35 जगह से वो धंस गया। अभी कल हम लोग आए मोहद्दीनपुर के किसान मुआवजे के लिए, अभी भी बैठे हैं, आज भी बैठे, इस समय भी बैठे। ये मेरठ की बात इन्होंने कहा था, मेरठ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क देंगे, एक जगह है जिसमें बड़े बड़े झुंड खड़े हैं। इन्होंने कहा मेरठ में रिंग रोड देंगे, इनके सांसद ने कहा, इनके विधायकों ने कहा, मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री। मेरठ में रिंग रोड नहीं बनी। और अभी जब मुख्यमंत्री एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आए थे, मैं उस दिन डिबेट पे था, उस यूनिवर्सिटी के पीछे समीर जी अब आप गड्ढे उस सड़क में है मेरठ में, जिसकी ये बात कर रहे हैं। और विजय जी सुने, लेकिन दूसरी बात, मेडिकल कॉलेज पे मैं जवाब दे रहा हूं 1 सेकंड में। प्रधानमंत्री कहते हैं जब उद्घाटन करने आए थे कि इससे पहले यहां से 12 मेडिकल कॉलेज थे और अब कहते हैं 4 गुना बढ़ गए, मतलब 48 हो गए। उद्घाटन कर रहे हैं 9 मेडिकल कॉलेज का और कह रहे हैं 12 से 48 हो गए, तो ये 36 कहां है? ये हवा में है क्या 36? और उससे पहले देखिए बहुत सारी संस्थाओं के भी फैक्ट्स आए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, मुख्यमंत्री ने झूठ बोला, इनके तमाम विधायकों मंत्रियों ने झूठ बोला। तो ये तो जुमलों की पार्टी है। का दौर चलता रहेगा, वक्त की कमी है, मुझे चर्चा को यही विराम देना होगा। बहुत सारे सवाल हैं, जवाब ले रहे हैं, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, जेवर उस पर रहेगी हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।